नमस्कार, जोहार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, मैं योगेश योगी सर आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का सेशन में मैं आपसे जो चर्चा करने आया हूं वह है झारखंड के प्रमुख किले और राजभवन। यानी कि कहने का मतलब जो झारखंड के जो राजा यहाँ पे थे उनके द्वारा निर्मित जो भवन थे, यानी कि उसे या तो किला कहें या राजप्रसाद कहें या राजमहल कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह है झारखंड के किले से संबंधित। तो इस संबंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह है पलामू से। पलामू में जो किले हैं उसके बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पलामू का किला जो है लातेहार जिले में है और पलामू का किला जो है वह कहाँ है? लातेहार जिले में। इसे जानते हैं आप लोग कि पलामू और लातेहार दोनों अलग हुआ था, इस कारण से इसका नाम पलामू का किला है, परंतु वह है लातेहार में। तो पहला है पलामू का किला, इसलिए बताया क्योंकि यह कंफ्यूज आप लोग कर जाएंगे कि पलामू का किला कहाँ है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वह है पलामू का किला। यानी कि पलामू का किला कहने का मतलब है जो पलामू के राजा उस समय तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने जो किले का निर्माण करवाया था, मुख्य रूप से वह चेरवंशी शासक थे और चेरवंशी शासक के द्वारा जो बनाया गया किला था उस किले का बारे में मैं बात करता हूँ। ये कहाँ है? तो यह लातेहार में। वर्तमान लातेहार में पलामू का किला है। यह किला जो है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हो जाता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर पर यह किला अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है और यह औरंगा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? औरंगा नदी के तट पर। औरंगा नदी के तट पर है। औरंगा नदी के तट पर है, बेतला से 5 किलोमीटर दूर और औरंगा नदी के तट पर है। इस किले का जो निर्माण है वह चेरवंशी शासकों द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कार्य जो हमारे पास जो स्रोत है उसके अनुसार, और इसका निर्माण कार्य बोलेंगे तो 1619 ईस्वी से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि 1619 ईस्वी से इसका आरंभ होती है। यह काल किसका था? अगर भारतीय इतिहास में देखेंगे तो यह काल मुख्य रूप से शाहजहां का काल था। शाहजहां का काल था, जिसे हम भारतीय आधुनिक मध्यकालीन भारत में आर्किटेक्चर सम्राट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सर्वाधिक निर्माण कार्य इन्होंने मुगल काल में सर्वाधिक निर्माण कार्य किन्होंने किया था? शाहजहां में। चाहे ताजमहल हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे अन्य इमारतें जिसे आप देखते हैं वह शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया है। परंतु इसमें यहाँ जो इस किले का जो चेरवंशी शासक था, इनका नाम कहीं कहीं आता है प्रताप राय के द्वारा। यह जो है प्रताप राय के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो प्रताप राय जो था ना वह शाहजहां के समकालीन था, परंतु इसका जो नया किला बना, इसमें 2 किले बने। यानी कि ये प्रताप राय जी पुराने किले को बनाए थे और जो नया किला है वो नया किला को मेदिनी राय जी ने बनाया था। मेदिनी राय जी ने इसी के अंतर्गत जो नया किला है उसका निर्माण मेदिनी राय जी ने करवाया था। और आप सभी जानते हैं कि मेदिनी राय किनके समकालीन थे? तो मेदिनी राय जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे। ये किनके समकालीन थे? औरंगजेब के। यानी कि औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने जो नए किले का निर्माण इन्होंने करवाया था।
इस प्रकार देखेंगे कि इस जो नए किले में है इसमें 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक दरवाजा है। 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक दरवाजा का निर्माण किया गया था, जो बहुत ही आकर्षक दरवाजा के रूप में जाना जाता है। और इस दरवाजा में बहुत तरह के नक्काशी किया गया था, यानी स्थापत्य कला की दृष्टि से इसे आकर्षक कहा जाता है। यह जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से काफी आकर्षक था। यह आकर्षक था, परंतु अभी यह जो निर्माण है वह पूरी तरह से है नहीं, इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, जो जानना आपको जरूरी है। इसे नागपुरी फाटक भी कहा जाता है। नागपुरी फाटक, इसे नागपुरी फाटक के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का जो भीतरी हिस्सा था, कहने का मतलब है किले का जो भीतरी हिस्सा था, इसमें 4 जो है 2 मंजिला भवन है और कई मंदिर है। 4 2 मंजिला भवन और कई मंदिर है। और इसी में किले के अंदर ही एक जो आपका मुस्लिम जो शासक थे दाऊद खां, यानी कि बिहार का जो तत्कालीन मुगल सूबेदार था, दाऊद खां ने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वह मस्जिद भी यहाँ एक आकर्षक पॉइंट है। और इस मस्जिद को वह जो दाऊद खां थे वो पलामू विजय के उपलक्ष्य में बनाए थे। पलामू विजय के उपलक्ष्य में दाऊद खां ने मस्जिद का निर्माण भी करवाया था इसी किले के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत 40 जो 4 2 मंजिला भवन था और अनेक मंदिर थे। इसके साथ ही एक जो है आपका मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह दाऊद जो कि बिहार का सूबेदार था मुगल काल में, उन्होंने पलामू विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो इस प्रकार से इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है और ये इन फैक्टों को आपको जानना जरूरी है। और इस कभी कभी जो दरवाजा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वह मीटर में भी दिया जाता है। तो यह 12 मीटर यहाँ पर कर लेंगे, 12 मीटर। और जो 15 फीट है, 15 फीट को अगर मीटर में जो चेंज करते हैं तो 4.5 मीटर होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरह से आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो लातेहार में है, पहला हो गया आपका पलामू का किला। तो लातेहार हमारा कहाँ है, देख सकते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया लातेहार कहलाता है। और लातेहार में है आपका पलामू का किला। हमेशा याद रखें, पलामू में पलामू का किला नहीं है, पलामू का किला लातेहार में है। इस प्रकार से कन्फ्यूजन होती है। ऑप्शन में पलामू और लातेहार दोनों रहती है कि पलामू का किला कहाँ अवस्थित है। और खास करके यह इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यह कन्फ्यूज क्रिएट करती है और यह कन्फ्यूजन में लाने के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इस किले के बारे में जितनी बातें थी वह मैंने बता दी। अब नेक्स्ट किले के बारे में मैं जाऊँगा। पलामू के किले के बाद हम चलते हैं पलामू में। और पलामू में सबसे जो पहला किला आता है वह विश्रामपुर का किला है। यानी कि विश्रामपुर का किला कहने का मतलब है, इसका निर्माण जो है चेरवंशी शासक राजा जो तड़वन था उनके द्वारा किया गया था। चेरवंशी राजा तड़वन ने इसका निर्माण करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 9 वर्षों का समय लग गया था। और इस किले के पास में एक मंदिर भी है। इस किले के पास में एक मंदिर भी है और इस मंदिर का भी बहुत ही महत्व है। और यह मंदिर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विश्रामपुर का किला कहाँ पर है, तो विश्रामपुर का किला आपका पलामू में है। इस जगह में आपका विश्रामपुर का किला है। पलामू अगर सही मायने में अगर देखेंगे, अगर पलामू के किला को छोड़ दें तो पलामू प्राचीन राजघरानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। खास करके झारखंड का प्रमुख राजमहल और किलों के दृष्टिकोण से देखेंगे
तो पलामू जिला बहुत ही समृद्ध नजर आता है और इसमें अनेक किलों का निर्माण किया गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं रोहिल्लो का किला। जो रोहिल्लो का किला है वह भी पलामू में ही है। रोहिल्लो का किला यह जो है अलीनगर जपला में है। जो अलीनगर जपला में है रोहिल्लो का किला। और जो पलामू जिला है, पलामू जिला से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका निर्माण जो रोहिल्ला सरदार था मुजफ्फर खां उसके द्वारा किया गया था। रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इस किले की आकृति सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रश्न है। इस किले की आकृति त्रिभुजाकार है। इस किले की आकृति त्रिभुजाकार है और इसे एक स्पेशल नाम जो होता है रोहिल्लो का किला कहा जाता है। तो यह रोहिल्लो का किला के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा चैनपुर का किला। तो यह चैनपुर का किला उस समय तत्कालीन डाल्टनगंज में था, जो कि पलामू में है। यानी कि चैनपुर का किला पलामू में है। चैनपुर का किला मेदिनीनगर पलामू है, जो उस तत्कालीन डाल्टनगंज पड़ता था, परंतु अभी यह मेदिनीनगर में आ गया है। और विभाजन के बाद डाल्टनगंज अलग हो गया और मेदिनीनगर अलग हो गया, तो इस कारण से यह मेदिनीनगर है। इसका जो निर्माण है वह राजा पूरनमल है, उनके वंशजों के द्वारा किया गया था। और राजा पूरनमल ने यह कोयल नदी के तट पर इस किले का निर्माण करवाया था। और आज वर्तमान समय में यह जो पुरानी किला है वह किला न होते हुए उसके जगह में नई किला बनी है। और नई किला को चैनपुर महल के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड सरकार ने के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे चैनपुर महल कहा जाता है और चैनपुर महल के संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जान लें कि विश्रामपुर का किला पलामू में है, चेरवंशी शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था। रोहिल्लो का किला पलामू में है। अलीनगर जपला जो पलामू जिला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां द्वारा बनाया गया था। इसकी किले की आकृति त्रिभुजाकार है। और चैनपुर का किला है जो पलामू मेदिनीनगर जो तत्कालीन डाल्टनगंज में था, उस डाल्टनगंज में होने के कारण यह जो है अभी वर्तमान समय में मेदिनीनगर में पड़ता है। और इसे राजा पूरनमल के वंशजों द्वारा बनाया गया था। यह कोयल नदी के तट पर स्थित है और इसी के स्थान पर आज एक चैनपुर बंगला नाम का जो महल है उसे खड़ा किया गया है। और वह चैनपुर बंगला बहुत ही फेमस है, जिसे आपको याद रखना आवश्यक है। चैनपुर किला के स्थान पर चैनपुर बंगला बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शाहपुर का किला, जो कि पलामू में है। यानी कि पलामू में रोहिल्ला, चैनपुर और शाहपुर का किला। चेरवंशी शासक गोपाल राय ने इस किला का जो शाहपुर का किला है इसका निर्माण करवाया था। कौन? तो चेरवंशी शासक गोपाल दास ने। इस जो गोपाल दास नहीं, गोपाल राय ने इसे किया था। इसका निर्माण, जिसका चेरों का राजा इन्हें कहा जाता था। और यह दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है। यानी कि कहने का मतलब है दक्षिणी कोयल नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका सबसे बड़ा मूल रूप है, यह मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे जीता जागता उदाहरण है, जो झारखंड में एक मुगल कालीन स्थापत्य कला जिसमें दर्शाता है, वह है आपका शाहपुर का किला। तो शाहपुर का किला का मुख्य जो बिंदु है वह है कि यह मुगल कालीन स्थापत्य कला का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। और यह जो पलामू जिला है, पलामू जिला से जो शाहपुर चांदनी नाम का जो शाहपुर किला है, या इसे एक और नाम दिया जाता है शाहपुर चांदनी। तो शाहपुर चांदनी कहने का मतलब भी है वह शाहपुर किला के बारे में ही बात किया जा रहा है। और यह मेदिनीनगर में है दोस्तों, यह मेदिनीनगर में है। तो इसमें चेरवंशी शासक गोपाल राय ने 1772 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो मूल पॉइंट है, यह मुगल कालीन स्थापत्य कला के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला दोस्तों लातेहार में है। नारायणपुर का किला जो है यह लातेहार में है। और लातेहार से अगर जिला से बोलेंगे तो जिला से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका निर्माण जो है नावागढ़ जो स्थान है, जो जिले के अंदर एक गांव है नावागढ़, उस जगह में यह किला स्थित है। और इसका निर्माण चेरोवंशी शासक जो है भागवत राय के लेखापाल, यानी कि चेरवंशी शासक
जो भागवत राय है उनके जो लेखापाल थे, यानी कि उनके जो मुंशी थे या उनके जो दीवान थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जिनका नाम जायज दास था। और जायज दास के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, यानी कि नारायणपुर किले का निर्माण जायज दास ने करवाया था। और जायज दास ने इसका निर्माण कहाँ करवाया था? तो नावागढ़ लातेहार में, जो लातेहार जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसके पश्चात आते हैं हम पद्मा का किला। पद्मा का किला दोस्तों यहाँ हजारीबाग में है। पद्मा का किला जो कि अभी पुलिस ट्रेनिंग कैंप के रूप में जाना जाता है, NH-33 के किनारे है। और NH-33 से जब भी आप क्रॉस करेंगे, यानी कि हजारीबाग यूनिवर्सिटी की ओर जाएंगे, तो आपको यह किला नजर आएगी। और यहीं पर आज का जो वर्तमान झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, यहीं पर है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह है पद्मा, PTPS पद्मा का किला में। नेक्स्ट है बादम का किला। तो बादम का जो किला है यह हजारीबाग जिले में है और शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने? 32 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर दूसरा है बादम का किला हजारीबाग में। बादम का किला है, तो बादम का किला जो मूल हजारीबाग जिले से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका निर्माण जो है रामगढ़ का जो राजा हेमंत सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था। और उन्होंने इस किले का निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया था। और 1642 ईस्वी में उन्होंने इस किले के अंदर ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस शिव मंदिर का अवशेष आज भी विद्यमान है दोस्तों। तो हेमंत सिंह द्वारा बनाया गया यह जो रामगढ़ के राजा थे उनके द्वारा बनाए गए बादाम का किला में एक शिव मंदिर है, जिसे 1642 ईस्वी में बनाया गया। और 1642 ईस्वी के पश्चात जो उनके अवशेष है वह आज भी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 8 किलों को देख लिया। रामगढ़ के किले का निर्माण रामगढ़ के तत्कालीन राजा जो थे सबल राय, उन्होंने करवाया था। और इस किले का जो बनावट है, तो इस किले का बनावट भी मुगल शैली से ही प्रभावित था। तो रामगढ़ में जो किला है, यानी कि रामगढ़ का जो किला है, उसका निर्माण रामगढ़ के राजा सबल राय के द्वारा करवाया गया था। और रामगढ़ में जो सबल राय द्वारा किला का निर्माण करवाया गया था, यह रामगढ़ का किला यह मुख्य रूप से मुगल बनावट शैली, इसकी बनावट शैली जो है मुगल शैली से प्रभावित रहा है। और यह जो सबल राय थे, इन्होंने मुगल शासन की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। तो विशेषता इसका क्या है कि रामगढ़ का किला सबल राय द्वारा बनाया गया था और यह मुगल कला से प्रभावित था। उसके बाद एक और किला रामगढ़ में बनाया गया था, उसका गढ़बांध किला बोलते हैं। गढ़बांध किला जो है रामगढ़ के अंतर्गत कुंडा और चतरा, जो कि अभी वर्तमान में चतरा के पास है। और यह कुंडा में इसका जो कुंडा गढ़बांध का किला जो है, कुंडा जो स्थान है वहाँ पर बनाया गया था। और इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी का जो राजा था उसके द्वारा कराया गया था। यानी कि चेरोवंशी राजा के द्वारा कराया गया यह नायाब था, जो कुंडा का किला के नाम से जाना जाता है। यह कुंडा चतरा में है और चतरा जिले के अंतर्गत यह आ जाता है। इसके पश्चात आता है आपका पंचकोट का किला या कतरासगढ़ का किला। कतरासगढ़ का किला दोस्तों धनबाद जिले में अवस्थित है और धनबाद जिले का कतरास क्षेत्र में यह आती है। और इस किले का निर्माण जो है 18वीं सदी में कतरास के शासकों द्वारा किया गया था। और यह अगर बोलेंगे तो इस किले का निर्माण जो किया गया था वह कौन है, उसका किसी एक का नाम इसमें नहीं आता है। तो यह धनबाद जिले का जो बाघमारा प्रखंड है, बाघमारा प्रखंड के कतरी नदी के किनारे में अवस्थित है। और यह आपका कतरी नदी के किनारे जो है वह कतरासगढ़ का किला का निर्माण किया गया था कतरासगढ़ के शासकों द्वारा। इसके पश्चात आता है आपका पंचकोट का किला। पंचकोट का किला दोस्तों पंचेत जो डैम आप देख रहे हैं उसी पंचेत डैम यानी कि बराकर नदी के किनारे है। यह कहाँ है? बराकर नदी के किनारे है। यानी कि बराकर नदी से यह जो दूरी है वह 16 किलोमीटर दूर में बना है, 16 किलोमीटर दूर में है। और यह गोवंशी शासक गोमुखी के द्वारा बनाया गया था। और इस किले का सबसे बड़ा
प्रमुख विशेषता क्या है कि इस किले में जो पट्टिका मिली है उसमें लिखा हुआ है 1600 ईस्वी, यानी कि 1600 ईस्वी लिखा गया है, यानी कि 1600 ईस्वी में इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वह 1600 ईस्वी में हुआ था। उस पट्टिका में यह वर्णित है। तो इसमें और एक चीज वर्णन है कि इस किला में 5 दीवारों का कोटा था, यानी कि दीवारों की संख्या 5 दीवारों का जो कोटा था। इस कारण से इसे पंचकोटी या पंचकोट का किला भी कहा जाता है, यानी कि 5 दीवारों का कोटा होने के कारण इसे पंचकोट का किला नाम पड़ा था। इसके पश्चात आता है दोस्तों झरियागढ़ का महल। झरियागढ़ का महल भी धनबाद में है और झरिया के राजाओं द्वारा इसका भी निर्माण करवाया गया था, यानी कि इसका भी निर्माण झरिया के राजा के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर तो झरियागढ़ का किला, जो झरियागढ़ का किला हो गया या कतरास का किला हो गया या पंचकोट का किला होगा, यह तीनों धनबाद जिला के अंतर्गत है और तीनों में से राजाओं के नाम गौण है, यानी कि इस जगह में जो भी राजा थे या जिनका भी शासन था वह एक ही प्रकार के शासन व्यवस्था पर बिलीव करते थे। और कहा भी जाता है कि झरियागढ़ में जब वे लोग वहाँ से हटे, यानी कि झरियागढ़ से हटे, उसके बाद उन्होंने कतरास में अपना जो किला बनवाया और कतरास में वे रहना प्रारंभ किए। तो झरियागढ़ के किला के बाद जितना है उसी प्रकार से कतरासगढ़ के महल का भी उतना ही महत्व है और झरिया के राजा के द्वारा ही दोनों ही महलों का निर्माण करवाया गया था। इसके पश्चात आता है दोस्तों रातू का किला। तो रातू का किला जो है वह रांची जिले में है। रातू का किला जो है वह रांची जिले में है या इसे रातू का महल भी कहा जाते हैं। इसे नागवंशी शासक उदयनाथ सहदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उदयनाथ सहदेव ने इसका निर्माण करवाया गया था, परंतु जो वर्तमान किला है उसका निर्माण 1870 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान किला जो है इसे 1800 जो अभी है पहले का जो किला है वह विध्वंस हो चुका है और वर्तमान का जो किला है वह आपका 1870 ईस्वी में जो है वह बनाया गया था। इस राजमहल की विशालता देखने लायक है। यह राजमहल इतना विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है कि यह इसकी विशालता ही इसकी प्रमुखता है। विशालता ही इसकी प्रमुखता है दोस्तों। और इसकी विशालता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस राजमहल को देखते हैं, क्योंकि इस किले का निर्माण जो रातू का किला है, इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था। चूँकि रातू का महल जो है या रातू का किला है, इस किले का निर्माण अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था माना जा सकता है। इसे जो शासक थे यहाँ पे उदयनाथ सहदेव की इच्छा से अंग्रेज ठेकेदारों के द्वारा इस किले का जो है निर्माण करवाया गया था। तो इस कारण से इस किले में अंग्रेजों जो ब्रिटिश शासन है उसकी झलक आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश स्थापत्य शैली यहाँ पर नजर आती है। तो यह रातू का महल मुख्य रूप से ब्रिटिश स्थापत्य शैली नजर आती है, इस कारण भी प्रमुखता लाई हुई है। रातू के किले के बाद हम तिलमी का किला का बात करेंगे। कौन सा? तिलमी का किला। दोस्तों ये तिलमी का किला जो है, यह तिलमी का किला आपका कर्रा जो है वहाँ पर तिलमी गांव है और तिलमी गांव जो है कर्रा यानी कि खूंटी के आसपास का क्षेत्र में यह मिलता है। यानी कि यह जो है खूंटी आपका वर्तमान जो खूंटी जिला है उसी के अंतर्गत एक गांव है कर्रा। कर्रा में इस किला का निर्माण हुआ था और इस किला का निर्माण 1737 ईस्वी में इस किला का निर्माण हुआ था। और इस किला का निर्माण जो अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया था। यानी कि अकबर नाम का एक नागवंशी शासक था। अकबर मोक्ष प्राप्ति के लिए किस किले का निर्माण कराया गया था? तिलमी का किले। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप इम्पोर्टेंस देंगे। इसके पश्चात जो होता है, जो नागवंशी ठाकुर था, जो अकबर जो था वह नागवंशी ठाकुर का सामंत था। ठाकुर कहने का मतलब उसका सामंत था। तो सामंत के द्वारा किया गया नवरत्नगढ़ या दोयसा का किला पूछा गया है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोयसा का किला,
दोयसा का किला, इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि दोयसा का किला बहुत बार पूछा जा चुका है। यह नगर ग्राम है और गुमला जिले में है। कहाँ पर है? तो यह गुमला जिले में है दोयसा का किला। दोयसा गुमला जिले में है और गुमला जिले में है इस कारण से इसका जो इम्पोर्टेंस भी है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंस के आधार पर आपको किलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो दोयसा का किला बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यह किला ही ऐसा है जिसे आपको मतलब यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1585 ईस्वी में हुआ था। निर्माण 1585 ईस्वी में हुआ। तो 1585 ईस्वी में इस समय जो नागवंशी राजा थे वह राजा कौन थे? उनका राजा का नाम था दुर्जन साल। दुर्जन साल के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। और दुर्जन साल जी ने जब राजधानी को दोयसा बनाया था उस दौरान इसका निर्माण करवाया था। यह पंचमंजिला भवन है। तो यह पंचमंजिला भवन है। यह पंचमंजिला भवन है और यह कहा भी जाता है कि इसके जो पहले जो महल था उसमें जो पंचमंजिला भवन, इसमें एक विशेष शैली का जो है इसमें बात किया गया है। तो यह जो विशेष शैली है इसे कंगूरा शैली या दांतेदार परकोटों की दीवारों से घिरा हुआ शैली, यानी कि इसे कंगूरा शैली में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किस में हुआ है? कंगूरा शैली के तहत इसका निर्माण भी हुआ है। तो यह कंगूरा शैली भी आपका पूछा जाता है। तो कंगूरा शैली जो होता है वह क्या होता है कि विशेष दांतदार परकोटे का निर्माण इसमें किया गया था। और दांतदार परकोटे से घिरा हुआ यह एक ऐसा मतलब महल था जिसमें दूसरे का आक्रमण करना संभव नहीं था। इसका 6 मंजिला जो है, चूंकि यह कहा गया है कि यह जो पंचमंजिला था जो वर्तमान में अभी यह जो या कहे तो इसमें जो 6 मंजिलें हैं वह जमीन पर धंस चुकी है, यानी कि जमीन के अंदर समा गया है। अगर आपने जैसे कुछ सिनेमा में भी दिखाया जाता था प्राचीन कालीन सिनेमा में कि जो जमीन जो पूर्व के सिनेमा था, प्राचीन कालीन नहीं, पूर्व के सिनेमा में जमीन के अंदर जो किला धंस जाता था उस प्रकार के कई सिनेमा बने हैं। तो यह जो आपका दोयसा का किला है उसी प्रकार का एक किला है। इसके जो 6 मंजिलें हैं वह जमीन पे धंसी हुई है और इस किले में जो चूना और सुर्खी और लाहौरी ईंटों का जो प्रयोग किया है वह ईंटें भी स्पष्ट नजर आते हैं। तो इस किले के अंदर एक शिव मंदिर भी है और कपिल नाथ मंदिर, यह पूछा जाता है। एक शिव मंदिर है और दूसरा कपिल मंदिर जो है, कपिल नाथ मंदिर इसी के अंदर में आते हैं। तो इस दोयसागढ़ किले के अंतर्गत तो एक शिव मंदिर और एक कपिल नाथ मंदिर है और इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। दोस्तों, इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। झारखंड का हम्पी कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ पर इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। इस किले को राष्ट्रीय संरक्षक जो है का दर्जा मिला गया है, यानी कि इसे संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। इसका विशेष आकर्षण का जो केंद्र है इसका खजाना घर है। इसका खजाना घर जो है वह विशेष आकर्षण का केंद्र है और इस आकर्षण के लिए यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। तो इस किले से संबंधित आपने क्या क्या बातें सुनी उसे एक बार रिटेक ले लेते हैं, क्योंकि यह किला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोयसागढ़ का किला जो है वह गुमला जिले में है। दोयसागढ़ का किला गुमला जिले में है और इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ ट्रांसफर किया था। यह एक पंचमंजिला भवन है जो कि अभी पता चलता है और कंगूरा शैली पर यह बना हुआ है। कंगूरा शैली कहने का मतलब है दांतदार परकोटे से निर्मित यह शैली है जिसमें किसी का एंट्री करना आसान नहीं होता है। वर्तमान में इस महल का जो शेष 3 मंजिला है वह नीचे है और बाकी के जो मंजिले हैं वह जमीन में धंस चुके हैं, यानी कि 6 मंजिले नीचे जमीन में धंस चुके हैं,
क्योंकि यह 9 बाय 9 के कमरों के साथ 9 मंजिले थे, यानी कि 9 कमरे प्रत्येक मंजिलों में थे और यह 9 मंजिले थे, जिसमें से 6 मंजिले नीचे जमीन में धंस चुकी है और अभी भी 3 मंजिला यह है। इस वर्तमान जो किला है इसका जो निर्माण हुआ था उस चूना सुर्खी चूना से और इसमें लाहौरी ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस किले के अंदर 2 मंदिरें हैं। पहला मंदिर जो है वह है आपका शिव जी का मंदिर और दूसरा कपिलनाथ का मंदिर इस किले के अंदर में है। और यह किला मुख्य रूप से जो झारखंड का हम्पी कहलाता है, इसे झारखंड का संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। और इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र अगर कुछ है तो वह है इसका खजाना घर। खजाना घर इसका आकर्षण का केंद्र है, जिस कारण से यहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं। तो दोयसा का किला के बाद हम आते हैं पालकोट का किला। पालकोट किला, तो पालकोट का किला जो है वो अभी गुमला जिले में है। कहाँ है? गुमला जिले में पालकोट। पालकोट का किला गुमला जिले में है और इसका निर्माण भी नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने किया था। पालकोट का किला यदुनाथ, जो कि नागवंशी शासक थे, यदुनाथ शाह द्वारा कराया गया था। और यदुनाथ शाह ने इसे जब दोयसा से लौटा, यानी कि राजधानी को दोयसागढ़ से पालकोट लाया था, उस दौरान इसको यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण किला है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। पालकोट का किला हो गया, लगभग सारे किला आपका हो गया। इसके पश्चात आता है आप नागफेनी राजमहल। नागफेनी राजमहल, नागफेनी का महल या नागफेनी राजमहल इसे कहा जाता है। तो नागफेनी राजमहल जो है यह नागफेनी गांव में है, यह भी गुमला में है। यानी कि गुमला में एक नागफेनी जो है महल, यह भी गुमला में है। और गुमला में के यह जो क्षेत्र है यह सिसई क्षेत्र पड़ता है। और सिसई क्षेत्र में इसका क्या है, पुरातात्विक दृष्टि से अगर देखा गया है कि इसका जो ईस्वी सन है यह पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर 1704 अनुमान किया गया है। 1704 में इसका निर्माण वह हो सकता है, यह माना गया है। इसका अवशिष्ट दीवारों में अवलेख है और इसमें पत्थर में एक राजा और उसकी 7 रानियों के साथ कुत्ते का चिन्ह है। एक राजा, रानी 7 और एक कुत्ता, इसका चित्र जो है यहाँ पर है। तो यह पूछा जाता है कि इस चित्र का किस आपका महल से संबंधित है। तो यह नागफेनी महल से। कहा जाता है कि यह जो गांव है यह नागों का शहर था और इस कारण से यहाँ पर इतिहासकारों ने इसे कहा कि इस कारण से यह जो है जल्द से जल्द यहाँ से जो राजा थे जो वहाँ के, वह यहाँ इस जगह को छोड़ दिए, क्योंकि उनका जो है इस जगह में आने के बाद उनके जो साम्राज्य का पतन होने लगा था और जो शासक थे उनकी मृत्यु होने लगी थी। तो इस कारण से वे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। इसके पश्चात आता है जेतगढ़ का किला। देखिए, जेतगढ़ का किला जो है यह पश्चिमी सिंहभूम में है। जेतगढ़ का किला कहाँ है? यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में जेतगढ़। जेतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम है। मुख्य रूप से यह चाईबासा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। चाईबासा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बैतरनी नदी के किनारे, क्या बैतरनी नदी के किनारे, बैतरनी नदी के किनारे है बसा हुआ और चाईबासा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे जेतगढ़ का किला कहा जाता है। इसका निर्माण जो है पोरहाट के नरेश जो थे, पोरहाट के नरेश कला अर्जुन नाम था, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। यानी कि कला अर्जुन ने इसका निर्माण कराया था। कला अर्जुन ने इसका निर्माण करवाया था और यह जेतगढ़ का किला के नाम से मशहूर है। तो यह जो जेतगढ़ का किला है इसे पोरहाट नरेश के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हम आते हैं पोरहाट का किला। इस
पोरहाट का किला जो है उसे भी पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ ने बनाया था। पोरहाट का किला जो है इसे भी राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा बनाया गया था और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इस कारण से इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं लगती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चक्रधरपुर का किला है, यह जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में और एक है चक्रधरपुर का किला। चक्रधरपुर का किला जो है यहाँ पर है। तो चक्रधरपुर का किला में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यह है कि यह जो है राजा अर्जुन सिंह का पुत्र नरपति सिंह, राजा अर्जुन सिंह ने यहाँ पर किला अर्जुन सिंह ने बनाया था और इसका जो राजा है चक्रधरपुर का किला का, इसका नरपति सिंह ने 1910 से 20 के बीच में बनाया था। यानी कि जो आपका चक्रधरपुर किला जो है नरपति सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? उन्नीस सौ 20 के मध्य में, 1910 के 20 के मध्य में इसके बनाया गया था और यह 3 मंजिला रंग महल की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो 3 मंजिला रंग महल था उसकी सुंदरता अनुपम थी और इसका जो राजमहल है उसको ईंटों से निर्माण करवाया गया था। इसका रंग महल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 3 मंजिला था और रंग महल के लिए यह प्रसिद्ध है इस कारण से। और इसका जो कहा जाता है, ऐसा किंवदंती है कि राजा की जो पुत्री थी शशांक मंजरी, उन्होंने इसका विक्रय कर दिया था और विक्रय करके उन्होंने इस किले से जो धन अर्जित की उसके बाद यहाँ छोड़ के चले गए। इसके बाद आता है आपका केसरगढ़ का किला या किसानगढ़ का किला, इसे बोलते हैं किसानगढ़ का किला। किसानगढ़ का किला जो है वह मुख्य रूप से अगर जगह का नाम बोलेंगे तो वह केसनागढ़ है। यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। जो केसनागढ़ है यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। इसे चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और इस किले का अवशेष अभी एक टीले के रूप में है और कुछ इसमें बड़ा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक पढ़े इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई किला आता है तो वह है तेलियागढ़ का किला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से जेपीएससी या जेएसएससी में पूछे जाते हैं। कौन सा? तेलियागढ़ का किला। एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी तक जितने भी किले के बारे में पढ़े आपने उसमें से एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। यह राजमहल की पहाड़ियों में है और साहेबगंज जिले में। राजमहल की पहाड़ी और साहेबगंज जिले में, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, झारखंड का सबसे अंतिम। इसे पहला पॉइंट जो है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि गेटवे ऑफ बंगाल। तो गेटवे ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो वह तेलियागढ़ का किला है और इस किले का जो निर्माण था वह तेली राजा ने करवाया था। मुगल काल में हुआ था इसका निर्माण, जिसे शाहजहां के समय इस्लाम धर्म अपना लिया था। इन्होंने जो तेली राजा था उन्होंने शाहजहां के काल में इस्लाम धर्म अपना लिया था और उन्होंने तेलियागढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया था। और इससे जो संबंधित बातें हैं उन बातों को मैं चर्चा करता हूं क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तेलियागढ़ का किला। और तेलियागढ़ का किला का जो मुख्य बात है, तो इस किले का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है, ईरान के यात्री अब्दुल लतीफ़ ने भी किया है। ईरान के जो यात्री है अब्दुल लतीफ़ उन्होंने किया है। फ्रांसीसी जो यात्री थे बुकनान व कनिंघम ने भी इनका इस तेलियागढ़ किले का उल्लेख किया है और सभी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस किले के बारे में बात की है। आईने अकबरी और जहांगीरनामा में भी इस किले का उल्लेख हुआ है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी इस किले का उल्लेख किया है। तो
इस प्रकार से अगर देखेंगे तो तेलियागढ़ का जो किला है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक जो हमने देखा किलों से संबंधित जो बातें थी वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप, मुझे लगता है कि जवाब दे पाएंगे, और अगर नहीं जवाब दे पाएंगे तो इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा ऑब्जेक्टिव सेशन, उसमें तो आप जुड़ेंगे तो वह जरूर से जरूर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद, जोहार। आज का सेशन यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आगे आपकी मर्जी। जोहार।